हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज अनुमिशा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर मोशन। देखो चैप्टर बहुत ही आसान है, बस आज हम इसको वन शॉट यानी कि रैपिड रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। रिवीजन के साथ साथ हम आपके एक एक पॉइंट को कवर करते चलेंगे और अगर फिर भी कोई टॉपिक छूट रहा है तो राइट इन कमेंट सेक्शन, कोशिश करूंगी अगले वीडियो में बता दूं। तो मोशन को समझते हैं। किसी भी चीज को स्टार्ट करना है पहले उस चीज के नाम से हमें इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मोशन क्या होता है? अगर कोई भी चीज टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो चीज मोशन है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ सेकंड पहले मैं यहाँ थी, अब मैं इधर आ गई तो मैं क्या हूँ? मोशन में हूँ। दूसरा होता है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो चीज क्या है? रेस्ट में है। दो बातें समझ में आ गई। अगली बात है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि हम इसकी स्टार्टिंग में भी ले चुके हैं। एग्जांपल कैसा है कि अभी आप बस के अंदर बैठे हो, ये मान लो एक बस है, ठीक है, ये अपने पास बस है, आप बस के अंदर बैठे हो, तो अभी आप इस बस के अंदर बैठने वाले लोगों के लिए आप क्या हो? रेस्ट में हो। और वही अगर मैं आपको बाहर खड़ी होकर देखूं तो मेरे लिए आप मोशन में हो। तो क्या हो रहा है कि आप किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट में हो और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो? मोशन में हो। और इससे ये बात से प्रूव होता है कि मोशन क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब पता है? रिलेटिव का मतलब होता है किसी एक नजर से कुछ और है, किसी दूसरी नजर से कुछ और है, ठीक है, यही होता है रिलेटिव। तो मोशन इज रिलेटिव, इस बात से प्रूव होता है। किस बात से? कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए रेस्ट में है, इसके लिए मोशन में है, इसके लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है। मेरी बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? अभी आप इस एग्जांपल में देख किसको रहे थे? इस वाले इंसान को देख रहे थे। इस इंसान को देख रहे थे। चेंज क्या हो रहा था? नजरिया चेंज हो रहा था। चेंज क्या हो रहा था? मीडियम चेंज हो रहा था। पहले ये अंदर था, अब बाहर है। हम लोग किसको चेंज कर रहे हैं? इंसान को चेंज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? जो चेंज हो रहा है ना, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? नजरिया हो गया। क्या हो गया? नजरिया हो गया कि आप इसको किस नजर से देख रहे हो। अगर आप इसको स्पेस में देख रहे होते तो ये मूव कर रहा होता। आप इसको बैठ के अंदर देख रहे हो तो क्या है? रेस्ट में है। यही होता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट को हम लोग एक बार ध्यान रखना, रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो इस चैप्टर का थोड़ा स्टार्टिंग हो गया। मोशन इज रिलेटिव समझ में आ गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। खैर अभी तक मैंने भी पेपर नहीं दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है फिजिकल क्वांटिटी। अब थोड़ा सा रिवाइव करो कि हमने केमिस्ट्री में, जस्ट वेट अ सेकेंड, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैस। बायोलॉजी में हमने पढ़ा सेल। केमिस्ट्री में क्या होता है? देखो वैसे केमिस्ट्री में दो टाइप ऑफ क्वांटिटीज होती हैं, दैट वन ऑफ देम इज स्केलर एंड सेकंड वन ऑफ देम इज वेक्टर। ये दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी है। क्या है अब जल्दी समझ लेते हैं। स्केलर क्या है? जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है उसे क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। अब क्या होता है अभी थोड़ा समझ में आएगा। वेक्टर क्या होता है? जहां पे मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है और साथ साथ में डायरेक्शन भी मैटर करता है। इसके एग्जाम्पल के साथ समझते आएंगे, तब समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बता दूं कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने वेट मशीन देखी है, जिसमें आपको क्या होता है? वेट आता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें खड़े हो गए, अब इसमें आप चाहे सीधे खड़े हो, चाहे इसी पे योगी की तरह बैठ जाओ, चाहे जैसे भी आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, बट आपका वेट क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा। वेट आपका एक ही आएगा। तो क्या है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ आपका कितना वेट है, सिर्फ ये हमें पता चल रहा है। डायरेक्शन चाहे जैसे भी हो, वो एक ही चीज है। तो क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? देयरफॉर जो हमारा जो वेट है, जो वेट मशीन है, वो क्या, जो वेट नाप रही है वो क्या है? वो कौन सी क्वांटिटी है? वो स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा एग्जांपल, अपनी पढ़ाई ले लो। पढ़ाई जब आप पढ़ते हो तो जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो। मान लो कि कोई भी इंसान है, कोई भी बच्चा है जो कि 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, तो आपके अकॉर्डिंगली तब तो वो क्लास में टॉप करना चाहिए, और वो क्लास में टॉप नहीं कर रहा है। दिक्कत क्या है कि वो क्लास 9 में और क्लास 10 का सिलेबस पढ़ रहा है। तो क्या है? वो मैग्नीट्यूड तो उसकी ज्यादा है लेकिन डायरेक्शन गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहां पे दोनों इंपॉर्टेंट हो वहां उसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसको छोड़ो, हम लोग फिजिक्स में वापस उतरते हैं। आपको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम क्लास 7 और 8 दोनों में पढ़े थे, बट जस्ट रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अभी 9th वाले के बाद मेजर टॉपिक बन गया। पहले डिस्टेंस को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से चले, अच्छा दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये होती है कि जहां से आप चलना स्टार्ट करो, आपने कभी मैथ भी, अगर आपने मैथ पसंद होगी, वैसे नहीं पसंद होगी तभी आपने देखा होगा, जिस जगह से जो नंबर आपको पहले मिलता है उसे इनिशियल वैल्यू कहते हैं। वैसे ही फिजिक्स में आप जहां से चलना स्टार्ट करो, जहां से आपको चलना रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो, उसे कहते हैं इनिशियल पोजीशन। मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, जिसे आईपी नाम देते हैं, ठीक है, इनिशियल पोजीशन। और आपको जहां तक जाना है, आप जहां पे जाके रुक गए, उससे कहते हैं फाइनल पोजीशन। मैथ में हम इसे कहते थे फाइनल वैल्यू, यही कहते थे। तो ये क्या हुई?
फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक है। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो आपने क्या किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया। क्या किया आपने, कुछ डिस्टेंस कवर किया, एंड इसी को कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ पाथ फॉलो कर रहा है, बस वही हो गया डिस्टेंस। पाथ फॉलो कर रहा है, डिस्टेंस हो गया। अब वो डिस्टेंस चाहे जैसा भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा शब्द होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या चीज है, ये ऐसी चीज है जहां पर आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो इस बीच का सबसे जो छोटा रास्ता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ तक जाना है, तब भी आपको स्ट्रेट लाइन ही चाहिए होगा। आपको यहाँ से आगे जाना है, तब भी आपको स्ट्रेट लाइन ही चलोगे, तभी आपको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब याद रख लेना, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो आप देख क्या पा रहे हो कि इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा पाथ है वो कैसा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही है, और स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में होती है। देयरफॉर यहाँ पे डायरेक्शन मैटर कर रही है। बोलो मैटर कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। डायरेक्शन मैटर ऐसे कर रही है कि आपको स्ट्रेट लाइन में चलना है, क्योंकि आपको छोटे से पाथ कवर करना है। मेरी बात क्लियर हो गई। ये है अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी तो ऊपर ऊपर मैंने बताया डिस्टेंस कैसे स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है ना कि आप डिस्टेंस कवर करोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव ही कवर करोगे। अब आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, मान लो पोजीशन ए है, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम थोड़ा आगे चले, फिर हमें याद आया हमें तो बुआ के भी घर जाना था, और बुआ के घर पीछे था भाई, तो हमें यहाँ पे आ गए। तो क्या किया हमने, थोड़ा आगे किया, फिर हमने वापस पीछे। तो क्या हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया, भले अपने इनिशियल पोजीशन से हम पीछे आ गए। यही तो करने कि मैं जहाँ से स्टार्ट किया था वहां से हम पीछे आ गए, बट फिर भी हमने डिस्टेंस कवर किया कि नहीं कवर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, आगे देखना अभी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। क्या होता है ना कि मान लो आप यहाँ से स्टार्ट किए, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गिराओ, वापस इसे पोजीशन में आ जाओ, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या कोई डिस्टेंस है, खुद ही सोचो। इनिशियल पोजीशन ये है अपने पास, फाइनल पोजीशन आप यहाँ तक गए, फिर वापस आ गए, यानी इनिशियल पोजीशन भी यही हो गई, फाइनल पोजीशन भी यही हो गई। तो क्या कोई डिफरेंस है दोनों के बीच में, नहीं है। देयरफॉर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। क्या कितना हो गया, जीरो हो गया। और अगर आप यहाँ तक जाते और फिर वापस पीछे इसकी तरह चले आते, तो आपने क्या किया, इनिशियल पोजीशन के पीछे आप चले गए। जब इनिशियल पोजीशन के पीछे चले जाओ तो वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है। कैसे हो जाती है गाइस, वो चीज़ हो जाती है नेगेटिव। अब देखो जितनी भी होगी, नहीं भी समझ में आया तो बस ऐसे समझो ना कि डिस्टेंस आपसे जितना भी कवर करो वो पॉजिटिव रहेगा, और बाकी डिस्प्लेसमेंट को अपने नंबर लाइन की तरह समझो। आगे जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, पीछे जैसे जैसे आगे जाओगे क्या पहले तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब यहाँ से आप स्टार्ट किए हो, यानी जीरो से मान लो आपने, देखो नंबर लाइन होती है, ये जीरो होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है, ये होता है। मान लो आप यहाँ तक चले, आप वापस यहाँ आ गए तो माइनस हो जाएगा। मान लो आप फिर से यहीं पे आ गए तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा, और फिर अगर आप और पीछे चले गए तो माइनस में चला जाएगा। और यही होता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात क्लियर हो गई। एंड बताना क्या था हमें कि स्केलर वेक्टर पॉइंट समझ में आ गई, बस इसमें यही था, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। अब एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो एग्जाम्पल बता देना है, डिस्टेंस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल है, अभी आपको हम आगे याद करवा देंगे, समझा के फिर याद करवाएंगे, याद नहीं करवाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा चौथा टॉपिक था, जहां पे हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्या होता है भाई, आप कोई पाथ फॉलो कर रहे हो, दैट इज द डिस्टेंस, और इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इस बात को प्रूव करो कि कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको बता देना कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना किसी भी दो चीज के बीच में, वो में से स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन हमेशा एक डायरेक्शन में होता है, देयरफॉर डायरेक्शन मैटर्स, ठीक है। और हमें क्या बोला, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी जीरो। मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है? इतना छोटा सा टॉपिक था, अभी हमें इतना ही पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं स्पीड पे। स्पीड क्या होता है भाई, रुको पहले तो ये सोचो हम लोग स्पीड, अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है, स्पीड पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, डायरेक्शन पढ़ना है, ग्राफ्स पढ़ना है एंड इक्वेशंस पढ़ना है।
तो थोड़ा ये सोचो कि हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्यों पढ़ते हैं? पता है? क्योंकि ये बताओ, आप इतने, मान लो मैं इतनी लंबी हूँ, मैं आपको कैसे पता कि मैं कितनी लंबी हूँ? मान लो मेरी 145 सेंटीमीटर मान लो मेरी लेंथ है, ठीक है, तो आपको कैसे पता? आपने जो इसको नाम दिया ना 145, ये क्या है? न्यूमेरिकल। वैसे भी फिजिक्स में ही ऐसा होता है कि अगर आप इतने तेज चल रहे हो तो कितनी तेज चल रहे हो, आपकी न्यूमेरिकल स्पीड कितनी है, यही न्यूमेरिकल होता है और ये हमें करना है। एक और बात मैं अभी आपको बता दूं कि मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैं इसके पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी मैंने आपको पहले बताया था, ये वीडियो अपनी कंसेप्चुअल है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो लेट कम टू आवर टॉपिक, स्पीड। स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड कोई भी धीरे चल रहा स्पीड होता है। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है अभी बता देते हैं। स्केलर में हमने क्या पढ़ा था? स्केलर पढ़ा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो आप ऑब्जेक्ट को कितनी तेज चला रहे हो, फिर कितने तेज चला रहे हो, सिर्फ आपको ये बताएगा। आपको कभी स्पीड में कभी आपको डायरेक्शन नहीं बताएगी, आपको इतना नॉर्थ भी इतना ईस्ट भी है और बता रहा है तो वो वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या होता है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी अगर याद नहीं हो रहा है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी, कंफ्यूजन हो जा रही है, तो ऐसे याद कर लो भाई, एस फॉर स्पीड होता है, एस फॉर स्केलर होता है। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। तीन चीजें में पॉइंट हमें याद रखने हैं और बाकी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में करना नहीं, बस अभी क्वेश्चन बता दे रहे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। तो इसका स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज हमें मिलता कैसे है, हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? जितना हमने डिस्टेंस कवर किया उसको हम जितने टाइम हमें लगा उसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाता है? हमारे पास स्पीड आ जाती है, ठीक है। एंड थर्ड चीज होता है इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब समझते हो कि अब फॉर एग्जांपल मेरी हाइट कितनी है? 145 है। अब आपने उसको किस में नापा? इंच में नापा, सेंटीमीटर में नापा, मीटर में नापा, मिलीमीटर में नापा, कितने में नापा? ये होता है एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट 3 होती है। कौन सी? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड एंड सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बोलो ये भी नहीं याद हो रहा है, तो देखो इसको ऐसे याद करना है। डिस्टेंस नॉर्मली हम लोग किलोमीटर और मीटर में करते हैं और बहुत ज्यादा छोटा होगा तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं मीटर एंड सेंटीमीटर में। एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसे मेजरली हम आवर और सेकंड इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम। हम कभी कभी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं मिनट का, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं याद हो रहा है तो भाई ऐसे याद करना है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक और दिक्कत है, ये बताओ कि हम लोग किलोमीटर पर आवर यानी कि हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है। तो फिर आज जब हम भैया 9th में पहुंचे ना, तो एनसीईआरटी की बुक में ऐसे नहीं लिखा है। एनसीईआरटी बुक में ऐसे लिखा है किलोमीटर आर और ऊपर माइनस में लिखा है। ऐसे क्यों लिखा है? वो ऐसा इसलिए लिखा है कि जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर चला जाएगा तो कैसे होगा? किलोमीटर पर आवर। और जब नीचे कुछ नहीं होता, जब मान लो मेरे पास 2 लिखा है, ठीक है, 2 है मेरे पास, 2 की कितनी पावर है? पावर मतलब समझते हो ना, पावर इसकी कितनी है? पावर इसकी है 0 तो होगी नहीं, क्योंकि जब कोई भी एक भी बार ना मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर 1 होता है। इसकी पावर होती है 1। अगर इसके ऊपर कुछ भी लिखा है तो इसकी पावर कितनी है? 1 है। वैसे ही इस r की पावर कितनी रहेगी? 1 रहेगी। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए इसकी पावर माइनस में जाएगी। मेरी बात क्लियर हो गई? यही था एक्सपोनेंट में फॉर्मूला, हम लोग ये बात पढ़ी है, ठीक है। तो ये थी नॉर्मली बात, याद रखना। क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे कि भाई आपको डिस्टेंस और टाइम दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा स्पीड बताना है। पहले तो आपको एक बात अच्छे से ख्याल में रखनी है, कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपका अच्छे से आप ध्यान देके नहीं किया ना फिजिक्स, तो गलत हो जाता है। फिजिक्स आपको सब कुछ आता रहता है फिर भी गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? पहले बात तो आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखना है कि भाई डिस्टेंस इतनी साफ अच्छे से पढ़ के लिखना है, क्योंकि मैंने बहुत गलत किया, मतलब मुझे सब कुछ आता है फिर भी हमसे गलत हो जाता है, ठीक है। तो करना क्या है? डिस्टेंस लिखना है साफ कि भाई डिस्टेंस इतना किलोमीटर में है, इतना टाइम आर में है कि मिनट में है कि किस में है, अच्छे से ख्याल रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चीजें मीटर में दी रहती है और अब नीचे दिया रहता है घंटे में, हम लोग उसको डिवाइड करके बता देते हैं कि भाई ये है अपनी स्पीड। और गलत हम लोग ने क्या किया? गलत हमने किया इसके एसआई यूनिट। हमें क्या करना रहता है? पहले दोनों के एसआई यूनिट, दोनों के उसको किसी ना किसी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 4 मीटर आपने कवर किया 4 घंटे में, 4 घंटे में, 4 मिनट आपने कवर किया 4 घंटे में, मीटर सॉरी, ठीक है। तो क्या हो रहा है? अभी पहले आपको 4 जो मीटर है उसको मीटर में डाल दो, ठीक है। और जो नीचे 4 घंटा है ना उसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तब जाके सॉल्व करो, तब आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो पहले तो इस पे सवाल आएंगे, एसआई यूनिट पे सवाल आएंगे, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार गलत हो जाता है। और किस पे सवाल आने वाला है? स्पीड पे तो पक्का सवाल आएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना है। एंड जो फोर्थ चीज होती है वो होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है, आपने टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल जितना टाइम कवर किया उसको डिवाइड कर दो, ये याद आता है
एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब समझते हो ना, आपने पहले इतना कवर किया, फिर आपकी मान लो बढ़ गई आपकी स्पीड, ठीक है, पहले आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे थे, ट्रैफिक आ गया तो आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे हो, फिर ट्रैफिक हट गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपकी स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड को सही से बताने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मुझे लगता है आपको फॉर्मूला बताने की जरूरत है, क्या है, बस डी अपॉन टाइम याद रखना है, बस डी के आगे छोटा सा टी लिख दो, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इतनी बात मेरी समझ में आ गई, कोई डाउट है, बस हमें इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। देखो अभी तक तो मैंने आपको बोला न्यूमेरिकल मैं नहीं करवाऊंगी, बट मुझे एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल याद आ रहा है, जो कि मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम किया था ना, तो मुझसे नहीं हुआ था, और क्यों नहीं हुआ था वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। एक छोटा सा बस एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, हम उसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। हमें बताया क्या गया था कि एक जो गाड़ी है ना, उसकी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, और टाइम भी नहीं बताया था, डिस्टेंस भी नहीं बताया था। हमें बताया क्या था कि पहले वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, और बाद में वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा, ठीक है। हमें इसकी स्पीड बताना है, सॉरी एवरेज स्पीड बताना है। अब बताओ एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। अब जो बहुत ज्यादा दिमागदार होंगे वो क्या करेंगे पता है, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, बस काम खत्म। बट पता है हमने भी पहली बार ये किया था और क्वेश्चन गलत हो गया था, सॉरी क्वेश्चन तो सही था, आंसर गलत हुआ था, ठीक है। तो एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट दिक्कत तो मेरे पास उस समय ये थी कि मेरे पास ना डिस्टेंस दिया था और ना ही टाइम दिया था मेरे पास तो डायरेक्ट स्पीड दे दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मुझे लगता है पेपर में आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में थोड़ा दिमाग में घूम जाता है, ठीक है। तो कैसे करना है हमें इसको, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही होता है। तो क्या करने है, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 20 लिख दो। डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है अपने पास, लेट करना जानते हैं ना, मैथ लगाना आता ही होगा, तो मान लेते हैं डिस्टेंस x किलोमीटर है। अच्छा इसमें दो अलग अलग सिचुएशन दिए ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को हम लोग टी ही मानते हैं, चलो इसमें कुछ और टाइमिंग होगी, इसमें कुछ और टाइमिंग होगी बिल्कुल होगी। तो क्या करते हैं, इसको T1 मानते हैं और इसको T2 मानते हैं कि इतने टाइम भी इसने कवर किया है। अभी कंफ्यूजन ना हो जाए ना, इस वजह से हम लोग T1 और T2 लगाए, इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस हमने कितना माना था x, टाइम कितना माना है t, या फिर बनी लिख दो, ठीक है। अब क्या होगा, ये T1 उधर आएगा और ये 20 नीचे चला जाएगा, यही होगा। तो हमारी पहली टाइमिंग क्या हो गई, x अपॉन 20 हो गई। हमने डिस्टेंस को लेट कर लिया था, एंड देन हमने टाइम को भी हमने लेट कर लिया। दूसरी वाली सिचुएशन में भी हम लोग यही करेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर यानी कि 30 इज इक्वल टू, नाम डिस्टेंस हमने x लिया था और टाइम हमने t2 लिया था, यही होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो t2 इज इक्वल टू x अपॉन 30, यही होगा। तो हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे तो x, दोनों में हमने x लिया था और टाइम हमारी निकल गई है। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस अपने पास तो है x प्लस x किलोमीटर इज इक्वल टू 2x किलोमीटर आ गया। अब टाइम कितना है, x प्लस x अपॉन 20 एंड x अपॉन 30, हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, तो x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। अब जितना आंसर आएगा मान लो इतना आंसर आया, ठीक है, आंसर आया इतना। अब क्या करो, फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको 2x से ऊपर लिखो और अपॉन जो यहाँ आएगा उसको यहीं पे नोट कर देना, एंड आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। और अगर आप मन में ये बात हो कि अगर हम लोग ऐसे करें तो फिर तुम्हारा आंसर x में निकलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, x में नहीं निकलेगा, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व करना, कमेंट में लिखना, फिर मुझे बताना। तो मुझे लगा था कि ये वाला क्वेश्चन जरूरी है, एंड आपको भी अभी क्वेश्चन अगर आपने किया है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाया तो कठिन होगा, ठीक है, बट सिंपल है, मैथ था, थोड़ा बेसिक था। ये था अपना स्पीड में क्या कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको फाइंड किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। SI यूनिट क्या होता है, ये होता है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक और बात हमें ध्यान रखनी है, जो कि मैंने अभी आपको बताई नहीं है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है भाई, ये वो चीज होती है ना, जहां पे मान लो आपने पहले एक घंटे में आपने 10 किलोमीटर कवर किया, पहले वाले घंटे में आपने 10 किलोमीटर कवर किया, दूसरे घंटे में भी आपने 10 किलोमीटर कवर किया, अगले वाले घंटे में भी, थर्ड घंटे में भी आपने 10 किलोमीटर कवर किया। तो आप क्या कर रहे हो, आप 3 घंटे में 30 किलोमीटर कवर किए, बोलो बिल्कुल किए। अब जब आप इसकी स्पीड निकालोगे ना, तो 30/3 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी क्या होगी पता है, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यूनिफॉर्म मतलब होता क्या है कि आप हर
पीरियड ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करो, दैट इज द मोशन। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? पहले आप मान लो बहुत ज्यादा चल गए 60 किलोमीटर, अगले में आप 2 किलोमीटर ही चल पाए, फिर अगले में आप 100 किलोमीटर चल गए, तो ये हो क्या रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि जो स्पीड का वाला फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हमेशा ये बात ध्यान रखना। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जहां पर 10 किलोमीटर पर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या निकाला है? यूनिफॉर्म मोशन निकाला है। एंड जो एवरेज स्पीड जो मैंने आपको बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये किसके लिए होता है? नॉन यूनिफॉर्म के लिए होता है। कि अगर आप हर एक बार में यही एक ही स्पीड से नहीं चला पा रहे हो तो आप टोटल एवरेज स्पीड निकाल लो अपनी। मेरी बात समझ में आ गई? एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस स्पीड। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज नथिंग बट जस्ट स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? स्पीड क्या होता है? अच्छे से थोड़ा ध्यान में करो। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। बिल्कुल होता है, हाँ बिल्कुल होता है। स्पीड विद डायरेक्शन यानी कि जब हमने स्केलर क्वांटिटी को जब हमने डायरेक्शन दे दी, क्या दे दी? डायरेक्शन दे दी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी में भी याद करो, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता था? मैग्नीट्यूड होता था। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। और जब हमने मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन भी दे दिया, यानी डायरेक्शन भी दे दिया, तो वो कौन सी क्वांटिटी बन गई? फिजिकल क्वांटिटी, एक नई वाली क्वांटिटी बन गई जिसको कि हमें नाम दिया था वेक्टर क्वांटिटी। याद आ गई? हमारी बात याद आ गई? तो देयरफॉर वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? स्पीड आप जैसे भी चल रहे थे, कैसे भी चल रहे थे, डायरेक्शन कोई मैटर नहीं कर रही थी उसमें, बस आप निकाले जा रहे थे कि आपकी स्पीड कितनी है। बट जैसे ही आपको डायरेक्शन मिल गई कि आप ईस्ट में पहले इतना गए, फिर वेस्ट में इतना गए, फिर नॉर्थ में इतना गए, और फिर आप वापस साउथ में चले आए, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आपने डायरेक्शन दे दी। और जब आप स्पीड को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया, यानी कि आपने स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया, और स्पीड को डायरेक्शन देने का मतलब क्या है? स्केलर में डायरेक्शन ऐड कर दो, और स्केलर में डायरेक्शन ऐड करने का मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी बन जाना। देयरफॉर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, ठीक है। देयरफॉर वेलोसिटी क्या हो गई गाइस? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और कुछ याद करो, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये बताओ, जब आप डिस्टेंस को जब आप डायरेक्शन देते हो तो वो कौन सी क्वांटिटी बन जाती है? रिवाइज करो जल्दी से। जब आप डिस्टेंस को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दो, ये वाली याद करो, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वाली चीज याद करो। क्या था वो चीज? डिस्प्लेसमेंट था। जब आप डिस्टेंस को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दोगे तो वो निकल आएगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताओ, क्या टाइम में कोई डायरेक्शन मैटर करती है? नहीं, टाइम बस अपना चलता रहता है, सर्कुलर मोशन में चलता है ना। हाँ, तो टाइम क्या होता है? बस मोशन, उसमें डायरेक्शन का कोई वो नहीं होता। उसमें क्या होता है? टाइम क्या है? सीज क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब टाइम में आप कोई भी डायरेक्शन ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। देयरफॉर हमारे पास एक नई चीज निकल के आ गई जो कि है डिस्प्लेसमेंट अपॉन अ टाइम। ये किसका फॉर्मूला है? ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला। मेरी बात आ गई ध्यान में? समझ में आ गई? मैंने कुछ भी याद करवाया? नहीं याद करवाया। सबसे आसान टॉपिक मैं बोल रही हूँ, वेलोसिटी ही है, ठीक है। बट दिक्कत क्या है ना, वेलोसिटी को पढ़ने से पहले आपको स्पीड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन। इसको हमने डायरेक्शन दे दी तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब डिस्टेंस को प्रॉपर डायरेक्शन देते तो वो क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। नया फॉर्मूला निकल के आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और कुछ और एक और चीज बतानी, दैट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है भाई? एसआई यूनिट कुछ नहीं रहेगा, वाई जस्ट सेम रहेगा। ये तो भाई डिफरेंस था स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की क्या सेम है? एसआई यूनिट सेम है, यानी कि किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड एंड सेंटीमीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई? और क्या आपको बताना है? और बताना है एक और चीज है, इसका फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला करने से पहले एवरेज वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। वेलोसिटी कैसे बनेंगे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है u प्लस v इज अपॉन 2। ये कौन सी चीज है भाई? u क्या होता है? अब देखो, इसे आपकी कंप्यूटर की एक भाषा होती है जिसे हम बाइनरी भाषा कहते हैं। हम लोग की हिंदी लैंग्वेज की भाषा है, अमेरिकन बोलेंगे। वैसे ही फिजिक्स में फिजिक्स वाली भाषा लगेगी, ठीक है। तो फिजिक्स में इनिशियल वैल्यू को u बोलते हैं। फिजिक्स में इनिशियल वैल्यू यानी इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? u बोला जाता है। और फाइनल वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? v बोला जाता है। दोनों को एक जैसा मत लिखना, बड़े ध्यान से u और v बनाना, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। तो u क्या हो गया? मतलब कि आपने जिस वेलोसिटी से स्टार्ट किया और जिस फाइनल वेलोसिटी पे आप जहां तक पहुंचे, आप जब पहुंचे तब तो आपकी जितनी वेलोसिटी थी उससे जब आप टाइम से डिवाइड कर दें, सॉरी टाइम से जब आप इसको अपॉन 2 कर दो तो वो क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब अगर आपको इसका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, इसको भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। थोड़ा सा रिवाइज करो एवरेज के बारे में। मैथ पढ़े होगे ना, क्लास 8 मैंने पढ़ा था। एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज क्या होता है?
एवरेज ये होता है, मान लो मेरी हाइट इतनी है, मेरे बच्चे किसी और की हाइट, किसी और स्टूडेंट की हाइट किसी और कुछ और होगी, आपकी हाइट कुछ और होगी, तो क्या हो रहा है, हम तीनों की अलग अलग हाइट है, ठीक है, अलग अलग हाइट, एवरेज निकालेंगे। तो हम एवरेज का फॉर्मूला क्या था कि जितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन जो है अपने पास, उसको ऐड कर लो। मान लो मेरी हाइट 145 है, आपकी 200 होगी, इनकी 133 होगी, तो तीनों को ऐड कर लो। एंड अपॉन में हमें क्या लिखना था, कितने लोग हैं, हम लोग 3 लोग हैं। तो हमने क्या किया, पहले हम लोग ऊपर क्या था, हमने किया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे क्या लिखना था हम लोग को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने कितने लोगों को ऐड किया, कितने लोगों का ऑब्जर्वेशन हमने लिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही होता था एवरेज, बोले बिल्कुल होता था, ठीक है। अब ये बताओ स्पीड का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था अपने पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितने भी, अब देख लो, मान लो फॉर एग्जांपल ये आपको मान लो एक पूरा हमने बना रहे हैं, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया, पहले आप 20 किलोमीटर कवर किए, फिर आप 60 किलोमीटर स्टार्ट किए, फिर आप 10 कवर किए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपने ऐसे कवर किया, ठीक है, कवर किया। तो आपने क्या करना है, आपको जब एवरेज स्पीड आपको निकालनी होगी तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, ऊपर वाले को ऐड करोगे, नीचे वाले को ऐड करोगे। बट वेलोसिटी में क्या होता है कि अपने पास 2 चीज होती है, एक यू होता है, एक वी होता है। वेलोसिटी, मान लो अगर ये वेलोसिटी होती तो पहले जो वेलोसिटी थी और बाद में वेलोसिटी, एक बात आना कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको टाइम की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ऐड सिर्फ और सिर्फ किसको करना है, ये आपके पास फॉर्मूला है ना, पहले तो इसको डिवाइड करके वेलोसिटी निकालो, ठीक है, डिवाइड करके पहले वेलोसिटी निकालना है, पहले वाली वेलोसिटी निकालो, 20/1 करो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो है वही रहेगा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि आपने इसको डायरेक्शन तो पहले नहीं दिया, डायरेक्शन नहीं दिए तो समझ आना डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन नहीं दिए तो डिस्प्लेसमेंट समझ जाना, ठीक है। और बाकी इस वाले को भी हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी भाई जान कहाँ गए, ये है वेलोसिटी, इतने बड़े यहाँ लिखे तो हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी, पहले ये दोनों की वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकाला है, हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी पता कर ली और फाइनल वेलोसिटी पता कर ली। अब क्या करना है, इन दोनों की जो वेलोसिटी निकली, इसको यहाँ रखो, फिर इसको यहाँ रखो, फिर अपॉन 2 कर दो। अब इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, मतलब मैंने किया था, फिर मुझे ध्यान देता है इसका फॉर्मूला। तो कैसे बनेगा कि आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इन स्टेटमेंट आपको समझाना रहेगा। तो क्या करना है कि इनिशियल वैल्यू, सम ऑफ इनिशियल वैल्यू प्लस सम ऑफ इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वेलोसिटी, हाफ, हाँ ऑप्शन क्या था मेरे पास, हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। क्या किया था कि इसने पहले सम किया था ना अकाउंट में, उसका बोलने का मतलब, स्टेटमेंट का मतलब यही था। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखना, गलती से भी नीचे टाइम मत लिख देना, ठीक है। ये था अपने पास वेलोसिटी। अब एक और चीज मेरे पास है, सॉरी बट वन मोर थिंग, जो कि स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों में चीज थी और मैंने आपको बताया नहीं था। अभी 2 चीजें हैं, ठीक है, 2 चीजें भी क्या है ना, ये जो भाषा भी हमने फिजिक्स की पढ़ी, वैसे एक और भाषा होती है एस। एस का मतलब समझते हो, एस का मतलब स्पीड नहीं होता, एस का मतलब स्पीड नहीं होता, एस का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों, अभी देखो आगे समझते हैं। बात है ना कि v, जो v होता है, v का मतलब क्या होता है भाई, फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, यही होता है। तो एक बार अच्छे से ध्यान रखना, v को फाइनल वेलोसिटी भी कहते हैं, v को वेलोसिटी भी कहते हैं, v को स्पीड भी कहते हैं। 3 चीजें पता चल गया ना। अब v को अच्छे से ध्यान रखना, कहीं भी दी हो भाई फाइनल वेलोसिटी इतनी है तो समझ जाना इसकी स्पीड इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है, तो भाई अगर मान लो स्टार्ट 0 से हो रहेगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी इतनी है, ठीक है। तो ठीक है, v का मतलब क्या क्या निकल के, स्पीड, डायरेक्शन, सॉरी स्पीड, वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब इज इक्वल टू s अपॉन t। s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट आपको लगाना है, अगर आप डिस्टेंस निकाल, सॉरी स्पीड निकाल रहे हो तो डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। t का मतलब पता है टाइम, तो ये वाला फॉर्मूला जरूर, ये आपके एक चीज के लिए नहीं लगता, वेलोसिटी के लिए नहीं लगता, ये स्पीड वेलोसिटी दोनों के लिए लगता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंगली दोनों को इस्तेमाल कर लो, ऐसा फिजिक्स कहना चाह रहा है आपसे। एक और बात जो मैं आपको बोलते बताने के लिए, वो ये थी, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया था। देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है भाई, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आप अपनी स्पीड, अगर देखो मान लो अगर आप पिछले 3 घंटे से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, आप यूनिफॉर्म मोशन में थे, बिल्कुल थे हम यूनिफॉर्म मोशन। आप खुद को यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म कैसे बदल सकते हो, स्पीड 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 की बात कर रहे हैं, तो कैसे करोगे, स्पीड को बढ़ा दोगे, चेंज हो गया, नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यही तो हुआ, हम लोग पिछले 3 घंटे से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो हम किस में थे, यूनिफॉर्म मोशन में
थे और जैसे हमारा मान के चलो थोड़े नॉन यूनिफॉर्म में कर लेते हैं तो हमने उसके जस्ट 1 मिनट बाद हमने क्या किया, 40 किलोमीटर कवर किया 1 मिनट में। तो हमने क्या कर लिया, खुद को नॉन यूनिफॉर्मेशन में डाल लिया। और अच्छा ये हमने क्या किया, यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म में गए ये, लेकिन हमने उतना स्पीड के पास नहीं किया। अगर आप स्पीड से चलो तो वेलोसिटी में हम लोग 2 तरीके से बदल सकते हैं अपनी वेलोसिटी। कैसे बदल सकते हैं, पहला तो होता है कि आप अपनी स्पीड बदल लो, दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है, पता है कि चलो अभी आगे बताएंगे। तो वेलोसिटी हमने देखा था मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है। तो आप वेलोसिटी को 2 तरीके से चेंज करोगे, या फिर आप इसे मैग्नीट्यूड को चेंज कर लो, आप तेज कर लो फिर धीरे कर लो, या फिर इसको डायरेक्शन चेंज कर लो। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक और फिर वापस यहीं पर आ गए तो आपकी वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी कैसी होगी, 0 होगी। बात समझ में आ गई मेरी, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखो, स्केलर क्वांटिटी क्या थी, ये वाली बात समझ में आ गई। ये वाली बात मैं क्या समझाना चाह रही थी कि वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड by not only one thing but by the 2 thing, that is the first one magnitude and second one is the by changing the direction। बात समझ में आ गई। हाँ, तो बताना क्या मैं चाह रही थी, बताना ये चाह रही थी ना कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी में थोड़ा ध्यान रखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। बिल्कुल, तो अच्छे से ख्याल रखो, डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, देयरफॉर स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता था, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। यही हमने पढ़ के रखा था, बिल्कुल पढ़ के रखा था। अब थोड़ा ये बताओ कि x अपॉन 2 कितना आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। 0 अपॉन 2 0 में आंसर आएगा। माइनस x माइनस में नंबर आएगा। तो ये बताओ कि क्या हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैन बी 0, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव, कह सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव। कहना क्या चाह रही थी, फिर से डिफरेंशिएट करना चाहूंगी, स्पीड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगा बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी 0। इतनी सारी बातें थी वेलोसिटी के बारे में, बाकी ज्यादा कुछ नहीं था। क्या क्या था भाई, वेलोसिटी क्या है, स्पीड इन डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला कहां से निकल के आ गया, स्पीड से वो भी निकला है, जागृत हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, वो भी स्पीड से ही जागृत हुई है। ठीक है, एसआई यूनिट दोनों की सेम रहेगी, एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। और क्या अलग होगा, और दोनों में और क्या अलग होगा, उसके स्पीड में आप स्पीड कैसे चेंज कर सकते थे, स्पीड चेंज करो मैग्नीट्यूड चेंज करो। वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हो, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड बोल एंड डायरेक्शन, और आप दोनों को चेंज करो तब भी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी चीज क्या याद रखनी है कि स्पीड ओनली बी पॉजिटिव बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। इतनी सारी बातें थी और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन पे। बहुत सिंपल टॉपिक है, वो भी मैं बोलूंगी बहुत छोटा टॉपिक है। और बात रही वेलोसिटी पे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, बस आपको बोला जाएगा कि गाड़ी पहले मान लो 2400 पे थी, जब वो चल गया तो 2800 पे आ गई मान लो, तो फिर बताओ वेलोसिटी कितनी निकलेगी। तो पहले तो दोनों को माइनस कर लो, माइनस करके वेलोसिटी निकाल लो। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, फिर टाइम दिया ही होगा तो टाइम का डिवाइड कर दो। ठीक है, बाकी 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, पहले तो इससे अच्छे से आपसे पूछा जाएगा, दोनों को डिफरेंशिएट करो, बड़े अच्छे से पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एवरेज फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। बाकी न्यूमेरिकल में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को आपको इंटरनल साइड में करना है, बस और कुछ नहीं आएगा। दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी। लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेशन। अब आते हैं अपने टॉपिक एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करो। स्पीड पर थोड़ी रिवाइज करो। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी जहाँ पे सबसे मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करता था, बिल्कुल करता था। अब जो स्पीड है उसमें हम लोग स्पीड को कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बिल्कुल चल रही है, तो अगर आप इसकी स्पीड को चेंज कर दो, आप क्या चेंज करोगे, इसके आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे। बट अगर आपके पास वेलोसिटी या आप किसी इस वेलोसिटी से चल रहे हो, बिल्कुल चल रहे हो, तो जब आप इस वेलोसिटी से चल रहे हो, आप इस वेलोसिटी को 2 मेथड से बदल सकते हो। पहला तो होता है मैग्नीट्यूड। पहला क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि आप इसको तेज या फिर धीरे कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होगा, या फिर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। अगर ये लगातार सीधे जा रही है फिर इसको ऐसे कर दो, या फिर इसको ऐसे कर दो, आप चाहे जिस तरह से बस डायरेक्शन हटा दो। ठीक है, तो
तो जैसे डायरेक्शन चेंज होगी उसमें केस 2 लग जाएगा। केस 2 मतलब समझ रहे हो, वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन बहुत मायने करता है। यानी अगर मान लो अगर आपको इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पहले यहाँ से यहाँ तक की आपकी एक वेलोसिटी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूसरी वेलोसिटी होगी। आपको दोनों की अलग अलग वेलोसिटी निकालनी होगी, और जब बाहर रही दोनों की एवरेज वेलोसिटी निकाली को तो आपको निकालना पड़ेगा दोनों को ऐड करके एवरेज वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। तो स्पीड समझ में आ गया, वेलोसिटी समझ में आ गया, बात समझने में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्पीड को हटा दो, क्यों? क्योंकि हम लोग स्पीड बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं पिछले कुछ क्लासों से। वेलोसिटी पे अभी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यही होता है स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि स्पीड को जब हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दी तो वो क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हम लोग छोटे से बताएं तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, यही होता है एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप पहले चल रहे थे 25 मीटर पर सेकंड से, और बाद में आप यहाँ तक आए 10 मीटर पर सेकंड तक, और आपको इतना कवर करने में लगा 5 सेकंड, ठीक है। तो आप इतनी तेज चल रहे थे और फिर बाद में इतने धीरे हो गए। नहीं छोड़ो, मान लो आप पहले 10 मीटर से चल रहे थे और बाद में 25 हुए, तो ये आप 5 सेकंड में अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली। तो आप किस रेट से चेंज हुए, इसको ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टाइम। v का मतलब क्या होता है, थोड़ा याद करो, v का मतलब क्या होता है, मैंने ये बताया था, फाइनल वेलोसिटी या फिर स्पीड, यही होता था। u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वैल्यू या फिर इनिशियल वेलोसिटी, एंड t का मतलब क्या होता है, टाइम। वेरी सिंपल, ठीक है। तो v यहाँ पे अपने पास क्या है, 25 है, क्यों? क्योंकि बाद में इसकी वेलोसिटी इतनी है और पहले इसकी वेलोसिटी इतनी थी, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ लिखी 25, इनिशियल वैल्यू पहले अच्छे से ध्यान रखो, ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड में है और ये भी सेकंड में है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्यों? क्योंकि तीनों के SI यूनिट सेम है, इसको अच्छे से ख्याल में रखना है, ठीक है। तो देखो 25 में से 10 माइनस कर देंगे, अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। अब दोनों को माइनस कर दोगे तो 15 निकलेगा, 15 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड की रेट से जो आपकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, यानी ये एक्सेलरेशन इतना है। बट पता है योर आंसर इज रॉन्ग, लेट्स नो व्हाई। क्या होता है ना कि जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा ध्यान से देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते थे, डिस्प्लेसमेंट को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि v माइनस u। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ऊपर क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, या फिर आप बोल दो वेलोसिटी, और नीचे क्या है, टाइम है, ठीक है। तो आपने इसको बोला, अच्छा इसको ऊपर वाले को वेलोसिटी समझो, ठीक है। ये बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, कोई भी आप अभी यहाँ मीटर पर सेकंड की बात हुई, ठीक है, तो ऊपर मीटर पर सेकंड लेते हैं। टाइम का टाइम हमें यहाँ पे कितने में मिला था, सेकंड में मिला था, ठीक है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, अब इसको देखना, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे जाकर सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई s, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो s है इंटू हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, m अपॉन s इंटू s। अब हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, m अपॉन s स्क्वायर। अब हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमने किया क्या, ये हमने इसके SI यूनिट फाइंड की है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान करो, यहाँ पे हमने SI यूनिट लिखी थी 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन की SI यूनिट कहती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कहती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होता है समझ में आया, क्योंकि इसके नीचे वाला जो सेकंड है ना वो डबल बार है, इसलिए स्क्वायर हुआ है, ठीक है। वैसे अगर आप इसके किलोमीटर पर आवर वाला करोगे तो किलोमीटर पर आवर की भी इसका SI यूनिट -2 ही निकलेगी। देखो चाहे स्पीड हो, वेलोसिटी हो या फिर एक्सेलरेशन हो, तीनों की SI यूनिट एक ही है, ठीक है। या फिर वो मीटर पर सेकंड होगी, या फिर वो सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, या फिर किलोमीटर पर आवर होगी। बट ध्यान में रखना कि दोनों में -1 था, और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। इस बात को बड़े अच्छे से ख्याल रखना है, नहीं ख्याल रखोगे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब ये बताओ कि जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में किस नाम की चीज आई है, वेलोसिटी नाम की चीज आई है। थोड़ा रिवाइव करो, तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो फिर ये बताओ कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। मेरी बात समझ में आई? अच्छा नहीं समझ में आया,
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, देयरफॉर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एंड वेलोसिटी का जो शब्द है ये एक्सेलरेशन में यूज होता है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मेरी बात समझ में आ गई, सिंपल था। अब एक और बात ध्यान में करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव, जिसकी वजह से वेलोसिटी कैन बी जीरो, कैन बी माइनस एंड कैन बी पॉजिटिव। यही हम लोग पढ़ के आए हैं। देयरफॉर एक्सेलरेशन आल्सो मे बी पॉजिटिव, आल्सो मे बी नेगेटिव एंड आल्सो मे बी जीरो। ये थी एक्सेलरेशन पर छोटी मोटी जानकारी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टाइम। अच्छे से फॉर्मूला याद रखने की कंफ्यूजन हो जाता है। वेलोसिटी का एवरेज फाइंड करने का तरीका क्या होता है, v माइनस यू अपॉन 2। ये था नहीं, v प्लस यू था, अपॉन 2 था, लेकिन इसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है v माइनस यू अपॉन टाइम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आगे। और हमने क्या पढ़ा, इसका एसाइनमेंट हमने देख लिया और वेक्टर क्वांटिटी साथ में इसको भी देख लिया। अब यार न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हैं ना। अब ये बताओ, मान लेते हैं कि हमने ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्या है कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया यहाँ पे वो कैसी थी, नंबर पॉजिटिव थी। ये तो नॉर्मल सी बात है, सारी चीजें होती हैं। चलो अब इसको हम थोड़ा हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, दिमाग से मत हटा देना गलती से, कोई ये फिर से कर लेंगे। मान लेते हैं, ठीक है, फिर से हमने वही किया। इस बार क्या होगा ना कि पहले वो 25 मीटर पर सेकंड की चल रहा था और बाद में 10 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी कि वो पहले तेज चल रहा था और बाद में धीरे हो गया। ठीक है, इसको टाइम फिर से वही लगा, 5 सेकंड लगा। अब क्या करना है, v यानी कि इसमें से इसको माइनस करना, तो 10 माइनस 25 अपॉन 10 यानी कि 5 सेकंड। लिखोगे तो आ जाएगा माइनस 15 अपॉन 2, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। अब क्या आप मेरे को सही मानोगे, यानी कि एक्सेलरेशन में भी निगेटिव। और रही बात जीरो की, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जो वेलोसिटी है वो लगातार एक ही है, पहले में 25 मीटर पर सेकंड थी और बाद में मान लो 25 पर सेकंड ही है। ठीक है, तो क्या होगा, 25 में से 25 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 अपॉन 5, 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। Therefore acceleration is 0, यानी कि जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चेंज हो रही है, यानी 0 मतलब चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। चलो ये तो था भाई कि प्लस माइनस 0। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ख्याल करो। ख्याल क्या करना है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक और बात है कि जब अगर ये बताओ, जो नंबर लाइन होती है ये 0 होता है, ठीक है, इधर जो नंबर होते हैं इसे पॉजिटिव नंबर कहते हैं, इधर जो नंबर होता है इसे नेगेटिव नंबर कहते हैं। यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, माइनस 4 लिखते हैं। क्या हम इसके आगे प्लस 4 लगाते हैं, नहीं लगाते। इसके पीछे लोग माइनस लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। जब नंबर के आगे कुछ भी ना लगा हो यानी कि पॉजिटिव है, जब नंबर के आगे माइनस लगा हो यानी कि वो नेगेटिव। ठीक है, वैसे ही अगर एक्सेलरेशन आपको नॉर्मल दिया है, 0 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि जो बॉडी है वो पहले धीरे थी और अब बाद में जाके तेज हो गई। बट अगर कहीं बात हो नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो याद रखना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, अब और भी ख्याल रखना है, रिटार्डेशन में क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्ट तेज होती है और बाद में जाकर धीरे हो जाती है। ठीक है, अच्छे से ख्याल रखना है। और नहीं भी याद आ रहा है ना तो बस कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मैथ याद करो। मैथ याद करो कि मैथ में क्या था। माइनस नंबर कब आता है, जब हम छोटे में से बड़े को माइनस करें, यही तो होता है ना, छोटे में से बड़े को माइनस करें मतलब कि फाइनल वेलोसिटी कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है, एक मिनट, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही थी, वो क्या है ना कि जब ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है, जस्ट वेट अ सेकेंड, जब ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिरती है तो क्या है, ये मान लो अपना अर्थ का सरफेस है। ठीक है, अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ का जो सरफेस है वो कौन सा फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है, अभी देखो मैं औरों की तरह आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला नहीं बताने जा रही क्योंकि मेरे को खुद नहीं याद है। ठीक है, तो बताने की बात थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरती है, ऊपर से जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है तो ये बताओ उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगता है या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन लगता है, क्या लगता होगा,
पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगता है। तो अगर कभी भी आपको बोला कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, पहले उसकी 25 मीटर पर सेकंड थी, बाद में नहीं, ये नहीं बताएगा। मान लो आपको बोल दिया गया कि ऑब्जेक्ट गिर रहा है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर माइनस स्क्वायर है, ठीक है, ये था। तो फिर ये बताओ कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा। तो सिंपल सी बात है, ये बताओ, आप जितने ज़्यादा ऊपर रहोगे, ठीक है, आपको उतना ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। आप जितने ही नीचे आओगे उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है, ठीक है, सही है। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, तो उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगता है। और जब आप बॉडी को नीचे से ऊपर तक उछालो तो क्या होता है ना, नहीं समझ पा रहा कोई बात है, जब आप ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक फेंको तो वो कितने भी नीचे तक जा सकता है अगर उसको कोई भी सरफेस नीचे नहीं मिला। बट अगर आप इस ऑब्जेक्ट नीचे तक चले जा रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, और अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो एक हाइट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है, और रुकने के बाद फिर क्या हो रहा है, वापस नीचे आ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये गया तेज से और फिर ऊपर जाके धीरे हो गया, और इतने धीरे हो गए कि वहीं पर रुक गया, फिर वो धीरे धीरे नीचे आ गया। तो हुआ क्या कि पहले इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी, और ऊपर जाके वेलोसिटी कम हो गई। और हमने पढ़ा था जब इनिशियल वैल्यू ज्यादा हो देन दी फाइनल वेलोसिटी, तो क्या होता है भाई, तो क्या होता है जल्दी बताओ, निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से ख्याल रखना है कि क्या ख्याल रखना है, जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और जब बॉडी नीचे से ऊपर आप फेंको तो निगेटिव एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। बस अच्छे से ख्याल रखनी है, इसी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड वे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये बात थी अपने एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन में भी इतना कुछ भी नहीं था, बस यही एक लास्ट पॉइंट था जो कि मुझे लगता है कठिन होता है, ठीक है। और बाकी देयर इज नो एनीथिंग इज कठिन है। बाकी अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी कुछ नहीं होता, बस बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपके पास बुद्धि होनी चाहिए। अब आते हैं अपने टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अभी तो आपने मोशन पढ़ा, मोशन क्या होता है, मोशन पता है, इक्वेशन पता है, यानी कि इक्वेशन मतलब होता है बीच में इक्वल हो, इधर कुछ हो इधर कुछ हो, और इधर कुछ हो और इधर कुछ हो, दोनों ही क्या हो, इक्वल हो, इसी को इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया। अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है, होता क्या नहीं इसमें, इसको पढ़ाई हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपको पता है कि 2 + 4 = 6 होता है, पता है आपको। लेकिन मान लो आपके पास ये चीज नहीं है, तो फिर आपके पास दो चीज होनी चाहिए, तभी आप इस चीज को पता कर लोगे, बिल्कुल पता कर लेंगे। वैसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए होता है कि मान लो आपके पास 2 से 3 चीज है, तो आप उसकी मदद से चौथी या पांचवी चीज को निकाल लो, इसलिए होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन के चैप्टर में से 50% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्या करना है ना, इन तीनों को अच्छे से रट्टा मार लेना है, मतलब अच्छे से, मतलब रोज सुबह उठो, रोज सुबह इसको रीड करो। और मैं इसके पहले मैंने बताया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी, तो क्या करना है, इसको रोज सुबह अच्छे से याद करना है। करना क्या है, बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया ना। इसमें क्या करना है ना, v का मतलब पता है, v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी। बाकी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में v का मतलब हमें बताया जाएगा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u का मतलब पता है, इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। t का मतलब होता है टाइम, पता है। s का मतलब हमें पता है, दैट इज डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। और कुछ है अपने यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो बस इन सब चीजों को याद रखना है। अगर आपको मान लो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो आप उन दोनों की मदद से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। मान लो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दी और टाइम दी, तो आप उसी मदद से फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हो, ठीक है। ये है बस इक्वेशन ऑफ मोशन, और कुछ भी नहीं है। अगर आपकी जानकारी एक चीज बता दूं, पता है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये कुछ साल पहले जो अभी हम लोग आगे ग्राफ पढ़ेंगे, उस ग्राफ में इक्वेशन ऑफ मोशन लागू होते थे। जैसे रूल लागू होता है ना, वैसे ये भी लागू होते थे। लेकिन क्या है ना, इसको हटा दिया गया, ये समझ के कि बच्चों के दिमाग कमजोर होते हैं। खैर अभी इसे पढ़ाने जा रहे हैं, जस्ट बता दिए कि आपके सिलेबस को आसान किया गया है, ठीक है। इनको अच्छे से याद में रखना, और कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। वैल्यू रखनी है, क्वेश्चन में क्या रहेगा, वैल्यू रखनी है। अब मुझे 3 पॉइंट्स जो आपको बताने हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और तीसरा तो मुझे लगता है ज़्यादा जरूरी है। क्या समझते हैं, देखो क्वेश्चन में कभी कभी क्या है, क्वेश्चन में आपको फाइनल वेलोसिटी दी जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए बोला जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें बोला जाए कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो समझ जाना कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी
बॉडी रुक जा रही है जगह पे जाके, तो यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि उसकी जो v है वो 0 हो जाएगा। जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। यानी कि अगर मैं लिखूं कम्स टू रेस्ट, अगर जो बॉडी है वो रेस्ट पे आ जा रही है, देयरफॉर मैं ये कह सकती हूँ कि जो स्टेटमेंट है वो ये कहना चाह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ये तो समझ में आ जाता है, मानो समझ में आ जाता है, बट तीसरी चीज ध्यान में रखनी है, अगर बोला जाए कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर बोला जाए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तब एक्सेलरेशन नहीं दिया, मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना है, तो कैसे करेंगे। देखो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ना, तब एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों पता है, अभी मैंने आपको बताया था, जब 25 मीटर पर सेकंड से कोई गाड़ी चल रही है और बाद में 25 मीटर पर सेकंड पे ही है, तो उसके बीच में एक्सेलरेशन कितना, मान लो 5 सेकंड ले रही है, ठीक है, तो 25 माइनस 25/5, यही तो था ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो 0/5 एंड इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फॉर्मूले की मदद से निकालो या फिर अपनी बुद्धि लगा लो कि जब बॉडी पहले भी इतने पे ही थी, बाद में इतने पे ही है, तो दोनों में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो अब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ से निकालोगे, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल। तो ये जो 3 पॉइंट है इनको अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लो एंड इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन प्रैक्टिस खुद से करनी है, एक अप्रोक्सीमेट 10 से 15 क्वेश्चन से कर लेना। अब आता है कि नेक्स्ट टॉपिक जो कि ग्राफ है। आई नो ग्राफ समझ में नहीं आता, बट एक बार समझ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है ग्राफ। देखो ग्राफ क्या होता है, अभी हम लोग को ग्राफ मतलब वो चीज़ होता है जहाँ पे आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आप उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करो तो वो ग्राफ हो गया, ठीक है। अभी हमें पढ़ना 2 टाइप का ग्राफ है, पहला होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा होता है स्पीड टाइम ग्राफ। अभी हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ये क्या होता है, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, देखो कोई ग्राफ में 2 टाइप ऑफ लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकली होती है। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, वर्टिकली वाली एंगल को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस पे हमेशा ही टाइम रहेगा, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या फिर दूसरा टाइप ऑफ ग्राफ हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम रहेगा। क्यों रहेगा पता है, क्यों, क्योंकि स्पीड किसकी गाड़ी चल रही है वो टाइम पे डिपेंड है, डिस्टेंस कितना चला गया है वो टाइम पे डिपेंड है, और एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दी टाइम, देयरफॉर टाइम जो है वो वाई एक्सिस पे ही रहेगा, और बाकी जो बचा कुछ इंसान है वो आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे कौन रहेगा भैया, यहाँ पे रहेंगे डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, या फिर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो। अभी ऐसे क्यों, मतलब ये हम इसको समझेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट डाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो है क्या ना कि जब डिस्टेंस, अच्छा ऐसी कौन सी चीज जहाँ पे आप डिस्टेंस टाइम से कुछ निकाल लो, वो चीज होती है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इस ग्राफ के थ्रू आपसे स्पीड पूछा जा सकता है, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया है तो आपसे वेलोसिटी पूछा जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब मान लो आपको बॉडी, अब देखो ये इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात में कोई कंफ्यूजन, 2 ही चीज पूछेगा, स्पीड या फिर वेलोसिटी, और कुछ नहीं पूछने वाला है। अब थोड़ा सा ध्यान पे आते हैं, ठीक है। मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे, आपको जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ऐसे हो गया, या ऐसा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है जिसमें कि एक्सेलरेशन ऑकर हो रहा है। एक्सेलरेशन ऑकर होने का मतलब क्या है कि पहले 1 घंटे में मान लो ऑब्जेक्ट 1 घंटा चला है, अगले सेकंड में ऑब्जेक्ट फिर से 2 घंटा मान लो चले, अगले में क्या 3, तो क्या हो रहा है, लगातार एक ही चीज से लगातार एक ही इक्वल अमाउंट ऑफ बढ़ रहा है ना, जब इक्वल अमाउंट ऑफ बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। दूसरा मान लो जो लाइन है वो ऐसे रही, मान लो ऐसे रही लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्व लाइन, और कर्व लाइन को ग्राफ की भाषा में कहते हैं पैराबोला। तो पैराबोला एक शब्द है, इसको ना अच्छे से याद कर लेना, पैराबोला आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, नॉट कन्फर्म, ठीक है। पैराबोला ये किसके लिए होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होता है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है। अगर यहाँ पे इस डिस्टेंस दिया गया तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया गया तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। ये तो बहुत आसान थे। अब जो 2 चीजें हो रही हैं उनको अच्छे से समझ लो, वो आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। ये तो अपने को समझ में आ गया भाई, अभी इस वाले को समझो। मान लो कि आपको जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब बॉडी स्टार्ट हुई थी ना, तभी वो 2 किलोमीटर चल चुकी थी, और अब बॉडी
रेस्ट पे है, अब बॉडी रेस्ट पे है। ये मत समझना कि बॉडी लगातार इतने ही 2 किलोमीटर ही चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा दूसरे वाले ग्राफ में होता है। जब ऐसा हो ना, इसमें डिस्टेंस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो समझ जाना जो बॉडी है वो रेस्ट पे है। तो जब लाइन पैरेलल टू किसके एक्सिस है, वाई एक्सिस की जब लाइन पैरेलल रहेगी तो वो लाइन कैसे रहेगी, बॉडी किसके लिए होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टेशनरी मतलब क्या होता है, रेस्ट, यानी कि रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है, ये तो हो गया एक और रेस्ट वाला। दूसरा होता है ये वाला, इसमें क्या होता है, इतनी देर तक बॉडी चला ही नहीं, फिर इतना चल गया, फिर वापस रुक गया। एक्चुअली ना ये वाला जो ग्राफ है वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस अगर आपके पास ये वाला आ जाए ना कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये वाली एक्सिस है, इसके पैरेलल में ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉट पॉसिबल, इसको यहाँ पे लिख देना भाई, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऑब्जेक्ट पहले चलेगी ना, फिर अचानक इतना चल जाए फिर वापस तुरंत ब्रेक लगा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज है, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहे हैं, मान लो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक गया, मान लो यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक ऑब्जेक्ट गया। अब इतना चलने के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका मूड नहीं किया और फिर वापस आ गया। अब बताओ ये क्या शो करना चाह रही है, ये शो करना चाह रहा है कि पहले तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, फिर क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे स्लो होने लगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो ये इधर क्या है, डिस्टेंस है, इधर क्या है, टाइम है। टाइम के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे डिस्टेंस कम कवर होने लगी। या फिर आप ये बोल सकते हो, जिस डायरेक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहा तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट जब काम करने लगे ना, जब ऑब्जेक्ट अपोजिट में आने लगे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग ये वाला दिखाते हैं, डाउनफॉल स्लोप दिखाते हैं, ठीक है। तो डाउनफॉल स्लोप किसके लिए होता है, ओनली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में होता है। और ये कब होता है, जब डायरेक्शन चेंज होती है, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है। डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए ये वाला ग्राफ इस्तेमाल होता है। अच्छे से ख्याल में रख लेना, इतनी बातें आएंगी एग्जाम में और कुछ नहीं आने वाला है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ, ठीक है, क्लियर है। ये था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर वो ऐसे गया, अगर वो लाइन ऐसे गई तो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर लाइन ऐसे आई तो क्या है, डायरेक्शन चेंज हुई है। अगर लाइन ऐसे है यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल में है तो क्या हो रहा है, बॉडी रेस्ट पे है। अगर लाइन ऐसे है तो वो पॉसिबल नहीं है। ये कुछ टाइप के थे। अब ऐसे ही कुछ ग्राफ हम लोग डिस्कस, अच्छा एक और बात है कि तो ये सब हो गया। अब इसमें क्या है, मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा वो तो मैंने आपको बता दिया। एक और टाइप का होता है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, ये मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं और फिर पहले ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर कवर कर लिया, पहले से ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर कवर किया हुआ था और फिर इसने आपको चलना कवर किया। यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ कैसे निकालोगे, यहाँ पे यहाँ से पहले क्या करोगे, देखो मैं बताती हूँ। एक ये वाली चीज है और एक ये वाली चीज है, मान लो आपको पास यहाँ निकालने बोला गया, दूसरी वाली चीज और ये वाली चीज है। बस क्या करना है, T1/T2 याद करो, एवरेज स्पीड, एवरेज वाला उस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ ये वाला नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या करना है ना, D1 - D2/T1 - T2। यानी करना क्या है अपन को, करना ये है ना कि जो T2 है ना, 0 में से, सॉरी यहाँ पे कहाँ था, ये 3 था, तो 3 में से 0 माइनस, इसमें से इसको माइनस करो और जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 3 में से 1 माइनस करो, बस यही कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी समझ में आ गया कि अगर मान लो 0 से नहीं स्टार्ट हुआ, ऊपर से स्टार्ट हुआ, तो कैसे निकालेंगे, एक ही चीज निकालना है, स्पीड निकालना है, बस अलग अलग तरीके से बस बोला है। ये वाले में स्पीड निकालना समझ में आ गया ना, D1 - D2/T1 - T2, ये वाला इस्तेमाल होगा। एंड इट इज वेरी सिंपल, आप समझ में आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, कोई डाउट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक ही चीज देता है, स्पीड देता है। अब आता है अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इसी का सब टॉपिक है, स्पीड टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में, तो स्पीड टाइम ग्राफ को ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा कहते नहीं है इसको, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको कहा गया है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। तो मान लेते हैं अपना ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, ये वाई एक्सिस है जहाँ पे टाइम आएगा, ये एक्स एक्सिस है जहाँ पे स्पीड आएगा। तो कुछ टाइप के ग्राफ हैं जिनको मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला ग्राफ ऐसा होता है, पहला ग्राफ ऐसा होता है, सॉरी ये तो यहाँ से उठेगा, ये यहाँ से उठेगा। तो इस टाइप ऑफ ग्राफ में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। अच्छा बताओ ऐसे कौन सी है, अगर वो आपको स्पीड दिया और टाइम दिया हो, वो चीज़ पता चल जाए। दो टाइप ऑफ चीज़ें ग्राफ देता है, पहला होता है डिस्टेंस, जो कि हमें इस ग्राफ से पूछा जाएगा,
और दूसरा होता है एक्सेलरेशन, जो हमें इस ग्राफ से पूछा जाएगा। दो चीज पूछा जाएगा, इतनी बार क्लियर हो गई। अब बस इन्हीं दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन जितनी स्पीड देगा और जितना टाइम दिया उसको उतना से डिवाइड कर दो, बस ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। और डिस्टेंस पूछा गया, जितना भी जो फिगर बने उस फिगर के एरिया निकालना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बड़ी बार बता देते हैं। देखो पहला होता है कांस्टेंट, इसको छोड़ो, पहला होता है कांस्टेंट। मान लो ये कुछ ऐसा है, मैंने कि टाइम बीत रहा है, स्पीड लगातार इतनी है, टाइम बीत रहा है, स्पीड लगातार इतनी है, तो क्या डिस्टेंस बता सकते हो? अच्छा बताओ, जब स्पीड लगातार एक ही है, जब वेलोसिटी लगातार यूनिफॉर्म हो, जब वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट रहती है, तो एक्सेलरेशन होता है? नहीं होता है। एक्सेलरेशन होता है? नहीं होता है। तो इस टाइप ऑफ ग्राफ में एक्सेलरेशन कितना निकलेगा बच्चे? एक्सेलरेशन 0 निकलेगा। जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ, तो इस टाइप ऑफ ग्राफ में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो 0 रहेगा। और रही बात डिस्टेंस की, तो यहाँ पे कौन सा फिगर बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। तो क्या करना है हम लोग को? इसकी एक लेंथ दी गई होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ बताया गया होगा और यहाँ से यहाँ तक कुछ बताया होगा, बस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b, बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो, अपने पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये पहला हो गया। दूसरा टाइप ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दूसरा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है पता है? टाइम के अकॉर्डिंगली बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, टाइम के अकॉर्डिंगली बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। और जब बढ़ रही है स्पीड, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और क्योंकि ऐसे जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऐसे मतलब हो जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसे निकाल लोगे भाई? स्पीड अपॉन टाइम, जितनी स्पीड है उतनी टाइम डिवाइड कर लो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस ये पता है कौन सा फिगर दिख रहा है? राइट का ट्रायंगल दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 × बेस × हाइट। तो यहाँ पे कुछ बताया गया होगा, इसकी हाइट के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया होगा, बस 1/2 बेस × हाइट कर दो, डिस्टेंस भी निकल आएगी, ठीक है। अगली चीज, 3 टाइप ऑफ ग्राफ देख लिया। चौथा कुछ ऐसा होता है ना कि जो बॉडी होती है ना, मान ले कि ये ऐसे है, थर्ड ऐसा हो गया, मान लो कि जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस के मान लो पैरेलल है, एक्स एक्सिस के मान लो पैरेलल है, तब क्या होगा? यानी कि अभी तक इतनी देर तक बॉडी 0 मीटर/सेकंड थी, फिर अचानक से इतनी तेज चल गई और फिर इतने धीरे चलने लगी, तो क्या ये वाला पॉसिबल रहेगा ग्राफ? जल्दी से बताओ, क्या ये वाला ग्राफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। नहीं वाला ग्राफ इसके पहले वाले में पॉसिबल था ना, इसमें ही पॉसिबल है, ठीक है। और पॉसिबल है तो अपने वाले सिलेबस में ये ग्राफ नहीं है। आगे देखते हैं, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या होगा पता है? तीसरा ऐसा होगा ना कि जो स्लोप है वो ऐसे गिरेगा। और याद करो, जब बॉडी की स्पीड, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि बॉडी की स्पीड पहले ज्यादा थी और धीरे धीरे बाद में कम हो गई। याद करो कि ऐसा जब ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसकी स्पीड तेज हो फिर धीरे धीरे होने लगे, तो क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। कैसा एक्सेलरेशन होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और रही बात डिस्टेंस की, तो बस सही वाला लगा लेना, 1/2 बेस × हाइट, क्योंकि ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना, इसके पास भी एक बेस है, इसके पास भी एक हाइट, एक हाइपोटेन्यूस है, तो इसके ऊपर भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अगला होता है अपने पास, अच्छा ये क्या शो करते हैं? रिटार्डेशन शो करता है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, समझ में आया ना? डे एक्सेलरेशन, यानी कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है तो उसे रिटार्डेशन या फिर डे एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं जो ग्राफ है वो यहाँ पे कुछ था, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना हुआ स्टार्ट हुआ है। अब ये कठिन बात, अब बताओ कि बॉडी का एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कैसे पता करोगे? बस कुछ नहीं पता करना, अभी रुको बता रहे हैं। तो एक्सेलरेशन तो कैसे फाइंड करोगे भाई? स्पीड अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का एक ही चीज है, स्पीड अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू s/t, ठीक है। यानी कि मान लो जितनी भी स्पीड होगी और जितना भी टाइम होगा उसमें एक्सेलरेशन निकाल देना, ठीक है। बट अगर बात करें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? डिस्टेंस मतलब फिगर कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये वाला फिगर देखो कुछ याद आ रहा है, इसको थोड़ा सा घुमाओ तो ये वाला फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कौन सा फिगर है? ये है ट्रेपेजियम। ये कौन सा फिगर है? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या कहता है? 1/2 into sum of parallel lines, प्लस नहीं था, प्लस नहीं था, सम ऑफ पैरेलल इनटू हाइट, ये होता है। अब इस फॉर्मूले की मदद से
इस वाले टाइप ऑफ चीज़ की, इस टाइप ऑफ ग्राफ की आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे? क्या कर रहे हैं ना, 1/2 करो सम ऑफ पैरेलल लाइन कौन सी है भाई? एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि ये वाली और ये वाली दोनों का सम कर देना। दूसरा होता है इनटू हाइट। हाइट मतलब ये वाली हाइट, मतलब ये वाली हाइट इनटू ये वाला कर दोगे तो अपने पास इस वाले ग्राफ का भी डिस्टेंस निकल जाएगा। समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ गई? ये था अपने पास टोटल स्पीड टाइम ग्राफ। और रही बात नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म सिंपल होता है, ऐसे ये वाला रहेगा। देखो मैंने अभी आपको बताया नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म से अगर कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस पूछा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म है, बोलना हाँ बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है, पैराबोला इस वजह से नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो आई होप, अच्छा इसके बाद तो सबको समझ में आया था, बट आई होप कि आपको ये ग्राफ वाला कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, क्या थोड़ा सा रिवाइव कर रहे हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमसे स्पीड या फिर वेलोसिटी ही पूछेगा और उसमें कुछ नहीं पूछेगा। और किस किस टाइप के ग्राफ आएंगे मैंने आपको बता दिया। स्पीड टाइम ग्राफ में दो चीज पूछा जाएगा, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए ओनली वन फॉर्मूला इज अवेलेबल, दैट इज स्पीड अपॉन टाइम। लेकिन डिस्टेंस को निकालने के लिए उसका एरिया देखोगे, डिस्टेंस निकालने उसका एरिया निकालोगे। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन ये बताओ कि इस डिस्टेंस को निकाला है, समझ में आता है, एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला कब से निकाल के आ गया? स्पीड अपॉन टाइम। बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहाँ से निकला? स्पीड अपॉन टाइम। लेट मी टेल यू कैसे निकला। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है पता है? अगर आप इसके वाला फॉर्मूला में आ जाए, u माइनस वी अपॉन टाइम होता है। u माइनस वी को आपको पता है वेलोसिटी भी कहते हैं, वेलोसिटी, और टाइम को तो t ही कहेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया? v अपॉन t हो गया। अब अगर आपके पास मतलब v नहीं दिया, स्पीड दिया है, तब आप उसको स्पीड अपॉन टाइम लिख सकते हो। देयरफॉर एक्सेलरेशन का वाला फॉर्मूला निकला नहीं है, स्पीड अपॉन टाइम। अब कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, ये था अपने पास टोटल स्पीड टाइम ग्राफ। एरिया फाइंड करना डिस्टेंस निकालने के लिए। एक और बात, अगर आपके क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन आपका आता है तो आप बिना इस ग्राफ की मदद से भी आप हर चीज निकाल सकते हो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ग्राफ दिया है तो आप ग्राफ की ही मदद से, ग्राफ वाले ही मदद से आप क्या करोगे? डिस्टेंस निकालोगे। नहीं तो अगर आप उस तरीके से निकालोगे तो नंबर तो मिलेगा, बट वो नंबर नहीं मिलेगा जो नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, मान लो 5 नंबर का तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ख्याल रखना। तो ग्राफ चाहिए तो ग्राफ की ही मदद से ये वाला इन सब का मदद करके आपको निकालना, और नहीं दिया है तो फिर अपने इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना है। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है अपना टोटल चैप्टर आज का। ठीक है, मोशन 1 शॉर्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलेंगे अपने केमिस्ट्री के नए चैप्टर के साथ, देखेंगे कौन सा चैप्टर होगा अगला। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।